हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, मैंने आपसे वादा किया था कि हम सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी पे कुछ वीडियोस लेकर के आएंगे और ये वीडियो उन्हीं में से पहला वीडियो है। तो आइए हम शुरू करते हैं कंपार्टमेंट सीरीज़। और पहले वीडियो में बात कर लेते हैं कि तैयारी में कौन कौन सी कमियां हमको नहीं छोड़नी चाहिए जो हमको फेल करा सकती हैं। तो बच्चों, अगर आप भी क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपको सितंबर में देना है, आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हो या आपने शुरू नहीं किया है या आपका सिलेबस ख़त्म हो रहा है या ख़त्म होने की कगार पे है, जैसे भी है, अगर आप अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं या कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, जिसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जहाँ पे बच्चे जनरली गलती कर जाते हैं और वो गलतियां कहीं ना कहीं आगे चल करके या तो उनका नंबर कम करा देती हैं और या फिर वो एक बार फिर से फेल हो जाते हैं। बच्चों, मेरा मानना है कि कंपार्टमेंट का आना कोई बड़ी बात नहीं है। इसने बेशक निश्चित रूप से आपको प्रभावित किया है, आपकी इमेज को इसने धक्का पहुंचाया है, लेकिन ये ऐसे बच्चों के साथ में भी हो जाता है जो पढ़ने में तेज होते हैं, बहुत अच्छी तैयारी होती है, बहुत अच्छा लिख के आते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उनको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ता है और कंपार्टमेंट आ जाता है। इसी बार क्लास 12th में बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा था कि फिजिक्स में उनका कंपार्टमेंट आएगा, कंपार्टमेंट या तो मैथ्स में आया या फिर केमिस्ट्री में आ गया। फिजिक्स में वो पास हो गए। और कुछ बच्चों का तो ऐसा होता है कि वो सोचे कुछ होते हैं कि नंबर हमको 85 मिलेगा 100 में से, और आ जाता है कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट क्यों आता है इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम इसकी तैयारी कैसे करें और शुरू से अंत तक किन सावधानियों को हमको देखना है, इसके बारे में बात करेंगे। पहली बात जो कॉमन है और सबके साथ में होती है वो ये है कि हमें ये पता ना होना कि हमारा कंपार्टमेंट आया क्यों है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लियरली ये पता होगा कि मेरा कंपार्टमेंट आने का कारण क्या है। मुझे याद था, मैं लिख नहीं पाया, या मुझे सचमुच नहीं आता था, मेरा ध्यान कहीं और था, जेईई की तरफ था, नीट की तरफ था, पढ़ाई नहीं हो पाई, तबीयत ख़राब थी, मैं लिख नहीं पाया। बहुत सारे रीज़न्स इसके हो सकते हैं और उन्हीं में से कोई 2-3 कारण ऐसे होंगे जो आपके कंपार्टमेंट के लिए ज़िम्मेदार होंगे। तो अगर आपने इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया है कि आपका कंपार्टमेंट आया क्यों, तो फिर आप आधी लड़ाई जीत गए हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका एक कारण है। साल भर आपने पढ़ाई की, 4 विषयों 5 विषयों में आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, तो इसी विषय में कंपार्टमेंट क्यों आना था? क्या इसमें आपकी तैयारी नहीं थी? ऑब्वियसली तैयारी रही होगी, लेकिन वो 1-2 कमियाँ ऐसी थीं जो इस विषय के नंबरों पर भारी पड़ गईं और आप नंबर नहीं ला पाए। बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जो साल भर तैयारी करते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, एग्ज़ाम में जाते हैं, एक क्वेश्चन में डिस्टर्ब हुए और पूरा पेपर उनका ख़राब हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चों से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि सर मुझे आता था क्वेश्चन, 6 नंबर का एक क्वेश्चन था और मैं उसी में उलझ गया, क्योंकि बहुत सारे उसमें स्टेप वाइज क्वेश्चंस पूछे गए थे छोटे छोटे करके, और सर मैं उसमें उलझ गया और उलझने की वजह से एक क्वेश्चन में 1.5 घंटा चला गया। अब सोचिए, अगर आपने 6 नंबर के क्वेश्चन में 1.5 घंटे गंवाए हों और आपके पास में टाइम बचा है थोड़ा सा और उस टाइम में ज़्यादा सा क्वेश्चन हल करना है, क्या बीतेगी आप पर? आप तो और हड़बड़ा जाएंगे। तो बहुत सारी दिक्कतें थीं, लेकिन 3 दिक्कतें कॉमन होती हैं। पहली कि टाइम मैनेजमेंट ना हो पाना। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि दिए गए समय में आप अपने पेपर को पूरा नहीं कर पाए, और जब पेपर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो दबाव बनता जाता है और बाद में हम गलतियों पे गलतियां रिपीट करते जाते हैं और उसका नकारात्मक प्रभाव एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपका टाइम मैनेजमेंट शुरू से आपको ध्यान में रखना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है कि अगर हमको 2 नंबर का क्वेश्चन हल करना है तो हम कितना टाइम लगाएंगे। अगर हमको 25 क्वेश्चंस 3 घंटे में सॉल्व करने हैं तो हम कितना देर लेंगे, एक क्वेश्चन पे कितना मैक्सिमम टाइम देंगे। अगर आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। स्टॉप वॉच लगा करके कम से कम 1 घंटे डेली
प्रयास करिए कि क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और दिए गए टाइम लिमिट में सॉल्व करें। अब अगर आप ये पूछ रहे हो सर इससे क्या होगा, तो इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं दिए गए टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ। दूसरा क्या होगा, आपकी हैबिट बनेगी दिए गए टाइम में अपने काम को करने की। कभी कभी हम ईगो पे ले लेते हैं, क्वेश्चन नहीं लगा, अरे तुम लगोगे कैसे नहीं, हम तो तुमको लगा के आगे बढ़ेंगे। क्यों उसके पीछे पड़े हो, 2 नंबर का है उसको छोड़ो, बाकी का समेटो ना। 78 का छूट रहा है, इस 2 के पीछे क्यों पड़े हो। तो टाइम मैनेजमेंट इज द मेन फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि हम ये नहीं समझ पाते कि जिसके सामने हमको इस कॉपी को पेश करना है उसको कैसी कॉपी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जब लिख रहे होते हो तो सिर्फ अपने मन की सोचते हो कि मुझे क्या आता है, मैं कैसे लिखूंगा, मेरा स्टाइल क्या है, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन आपको इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि जिसके सामने आप कॉपी रिप्रेजेंट करने जा रहे हो बेटा, वो आपको नहीं देख रहा, ना आपकी शकल सूरत को देख रहा है, दैट यू आर हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल, वट एवर यू आर, ना वो आपकी बातों से प्रभावित होने वाला है, ना आपकी पर्सनालिटी का इफेक्ट पड़ने वाला है। आप उसको प्रभावित कैसे करेंगे, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आपके लिए ये बात छोटी लग रही होगी, लेकिन हम टीचर्स के लिए जो कॉपी चेक करते हैं ये बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बच्चे ने कैसी कॉपी लिखी है ये देख करके मूड बनता और बिगड़ता है। आपकी कॉपी अच्छी लिखी हुई है, शुरुआत के फर्स्ट और सेकंड पेज में आपने पासिंग मार्क भर का नंबर गेन कर लिया, हम खुश हो जाते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जिस पे इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन भैया अच्छी चीज़ किसको अच्छी नहीं लगती। आप अच्छे से बन ठन के किसी चीज़ को पेश करो, वही खाना आपके सामने आता है, रोटी दाल चावल सब्जी एक थाली में ऐसे समेट करके कहीं डाल दिया जाए, खाना तो आपको है ही, ऑब्वियसली न्यूट्रिशन उतना ही देगा, लेकिन उसी को सजा के रखा जाए, सलाद करीने से रखा है, सब्जी अपनी जगह रखी है, चावल अपनी जगह पे है, देखने में अच्छा लगेगा, आप खुश हो जाओगे। और यही हम एग्जामिनर्स का भी होता है। आप क्या करते हो बच्चों, आपको क्वेश्चन आता है, आपने समेटना शुरू कर दिया, शांत हो जाओ, लिखो, जो मन में आता है, जो आप जानते हो लिखो, लेकिन करीने से लिखो ना। अगर एक लाइन छोड़ करके आंसर दोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। अगर आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है उसमें दूर दूर वर्ड्स को थोड़ा लिखोगे, क्लियर क्लियर दिखेगा, आपके लिए मायने हो सकता है ना रखती हो, बट एग्जामिनर के लिए मायने रखती है। हमको 2 टर्म्स खोजने हैं। आपने फोटोसिंथेसिस को डिफाइन किया, हमको कार्बन डाइऑक्साइड ढूंढना है, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन ढूंढना है, क्लोरोफिल ढूंढना है, सनलाइट ढूंढनी है। ये 4 चीज़ें हमको ढूंढनी है आपके इतने बड़े पैराग्राफ में, और आपका इक्वेशन देखना है। बाकी हो सकता है हम पूरा ना पढ़ें। तो जब भी क्वेश्चन की रिप्लाई क्वेश्चन लिखो तो इस बात को ध्यान में रखो कि हमको इसमें पोथी नहीं बनाना कि इतना मोटा लिखेंगे, 50 लाइन लिखेंगे, हमको टू द पॉइंट बात करनी है। अगर आपके द्वारा कही गई बात 1 लाइन में हमको समझ में आ रही है तो हम 4 लाइन क्यों पढ़ेंगे। तो टू द पॉइंट लिखो और अच्छे से लिखो, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो शुरुआत का फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेज होता है, अगर उस पर आपको नंबर मिल गए, बाद में आपने गलती भी की होगी, तो हम कॉर्डियलिटी दिखाते हैं। हम ये मान करके चेक करते हैं, चलो स्पीड बढ़ी होगी, थोड़ा बहुत गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं। हमारे पास बच्चों की ऐसी भी कॉपीज आई हैं, 3-4 बच्चों की मैं बात बताऊं, सेम क्वेश्चन पे कुछ भी लिखने पे एक बच्चे को नंबर मिला है, कुछ भी लिखने पे एक बच्चे को नंबर नहीं मिला। और फर्क क्या था, हैंड राइटिंग का, साफ साफ लिखावट का। तो इस बात का ध्यान रखो, सामने वाले को जितना अच्छा पेश करोगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो जब भी आप आंसर लिखें उसको लीपा पोती मत करो बेटा, साफ साफ लिख करके एग्जामिनर को दो, निश्चित रूप से उसका परिणाम आपको मिलेगा। एक और बात इंपॉर्टेंट है और मायने रखती है, वो ये कि बच्चों को ये हमेशा डर सताता है, इतना सारा सिलेबस है, 30 दिन में पढ़ना है, हम कैसे पढ़ेंगे। अरे हम मशीन हैं कि रोबोट हैं कि कंप्यूटर हैं। अरे बेटा आप खुद सोचो, जेईई की तैयारी करते हैं बच्चे, नीट की तैयारी करते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स की 2 दिन में रिवाइज करते हैं, उनकी स्पीड क्या होगी। आप ही जब बड़े क्लास में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी होंगी। खुद आप भी जब एक पेपर के बीच में 2 पेपर के बीच में 2 दिन का गैप मिलता है, उस 2 दिन में 2 बार रिवाइज करते हो, तो 30 दिन का टाइम मिला हुआ है, इस 30 दिन में 3 बार रिवाइज नहीं कर सकते।
10 दिन में आप पूरा सिलेबस नहीं खत्म कर सकते? अरे छोड़ो, 10 दिन में नहीं खत्म कर सकते, 15 दिन में खत्म कर सकते हो। डेली एक चैप्टर पढ़ो ना। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस लोड को, जो लोड आपके सर पे है सिलेबस का, इतना सारा लोड ना, 16 चैप्टर आपके दिख रहे हैं, ये साइंस के 16 चैप्टर्स हैं, क्लास 10th की साइंस के। ये 16 मत देखो ना कि मुझे पूरा पढ़ना है। अरे एक बार में तो आप एक ही पढ़ोगे ना। तो इसको क्या करो, टिक लगाओ कि आज मुझे पहला वाला पढ़ना है। पहला वाला पढ़ो। पहला वाला कितना होगा? थोड़ा बहुत होगा, मान लिया इतना है, और आपने इतना पढ़ लिया। अब आपको एक दिन में इतना ही देखना है, ज़्यादा नहीं देखना। आप क्या करते हो, आप कहते हो इतनी मोटी बुक है और इसको हमको ख़त्म करना है 30 दिन में। अरे मैं कैसे करूँगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। अरे पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर आप करना चाहोगे तो पॉसिबल है। तरीके से पढ़ो ना, ऐसे पढ़ो। मान लो आप सुबह उठे हो और ये रिजोल्यूशन बनाओ कि मुझे आज फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे पूरा दिन लगे, चाहे 3 घंटे में कर लूँ, चाहे रात तक पढ़ना पड़े। इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। 2 घंटा पढ़े, 2 घंटे में आपका 4-5 पन्ना खत्म हुआ। पढ़े, अच्छे से समझ में आया, लिख के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया, उठ गए, टहले घूमे, खाए पिए कुछ, उसके बाद फिर बैठ गए। ऐसा करोगे ना, 4 बजे तक आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तब क्या होगा? अब आप रिलैक्स हो, अरे मैंने तो आज का काम पूरा कर लिया, अब मुझे पढ़ाई करनी है। मन करेगा तो, नहीं तो मैं एंटरटेनमेंट करूँगा, मैं घूमूंगा, वट एवर आई विल डू, बट आई हैव कंप्लीटेड माई 1 डे कोर्स। एक दिन का कोर्स आपने ख़त्म किया। छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उस छोटे छोटे टारगेट से आपको बड़ा टारगेट अचीव होगा एक दिन। तो पूरा मत देखो, थोड़ा थोड़ा टारगेट बना के चलो। ये सोचो जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है उसमें से तो आपने क्वेश्चन जो आएगा वो कर ले जाओगे। तो ये महत्वपूर्ण होता है बेटा। 2-3 छोटी छोटी बातें और हैं जो मैं आपसे करूंगा। उसमें से एक बात ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं पेपर टफ आता है। एग्जामिनर्स जानबूझ करके पेपर टफ बनाते हैं, वो हार्ड कॉपी चेक करते हैं और सिर्फ उतना ही नंबर देते हैं, अगर आप कितना भी लिख के आओ, कि आप पास हो जाओ। बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिलता। ये सभी बातें 100% एग्जैक्टली झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जिसने भी पेपर बनाया है वो भी जानता है कि हम पेपर किसके लिए बना रहे हैं। उन बच्चों के लिए पेपर सेट हो रहा है, उन बच्चों के लिए पेपर तैयार हो रहा है जो अभी 1 महीना पहले फेल हुए हैं, जिनका मोरल डाउन होगा, जो तैयारी नहीं कर पाए होंगे, जिनको समाज में बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ा होगा, उनके लिए पेपर बना रहे हैं। क्या हम उनको IAS का पेपर थमा देंगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपके प्रति ना चाहते हुए भी दया दिखाएगा और ऐसा कोई पेपर नहीं सेट होता। नॉर्मली क्या होता है, बच्चों को टफ क्यों लगता है? टफ इसलिए लगता है बच्चों को क्योंकि उनकी तैयारी नहीं हुई होती है, वो कुछ पढ़ नहीं पाए होते हैं, चाहे एग्ज़ाम कैंसिल होने के चक्कर में, चाहे कब से शुरू करूं, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, अभी इतना टाइम है मैं फिर से पढ़ लूँगा, अरे अभी तो बहुत टाइम है, या कोचिंग के चक्कर में पड़ गए कि चलो कंपार्टमेंट की हमने कोचिंग कर ली, सर 1 घंटा डेली पढ़ा रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, जब 4-5 दिन बचेगा, अरे सर ने तो कुछ पढ़ाया नहीं 1 घंटे में। अरे 1 घंटे में कैसे कोई सिलेबस ख़त्म कर सकता है? घर पर आपको 4-5 घंटे पढ़ने होंगे, तब जा करके आपका सिलेबस ख़त्म होगा 30 दिन में, और अच्छे से ख़त्म होगा। तो बच्चों इस बात को ध्यान में रखो कि पेपर टफ नहीं आता। जो भी कॉपी चेक करने जाता है उसको पता है कि ये बच्चे एक बार फेल हुए हैं, तो इनके साथ जास्ती नहीं करनी, अगर इन्होंने लिखा है तो इनको पास करना है। दूसरी चीज़ है लोगों का डिमोटिवेशन। आपको देख करके खिल्ली उड़ाने वाले लोग आपको मिलेंगे। घर में भी मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके की बिहेवियर करेगा आपके साथ, बट कई बार बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स को जब मैं देखता हूं तो मैं फेस नहीं कर पाता। हालांकि वो कुछ कहते नहीं हैं, बट मेरे ऊपर एक बोझ सा महसूस होता है। तो ये सब कुछ महसूस मत करो। गलतियां सबसे होती हैं, फेल सभी लोग होते हैं। एक बार फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप बार बार फेल होंगे। तो उनको आपको फेस करना है और अच्छे से फेस करना है, नॉर्मल बिहेवियर करना है, उनके साथ रहना है। एक और बात है जो बच्चे नॉर्मली छुपाते हैं, क्योंकि अभी वो कमज़ोर हैं, पढ़ने में कोई टॉपिक उनकी समझ में नहीं आ रहा है। अब वो सोचते हैं किससे पूछें। गूगल पे सर्च किए, 2 लाइन का एक क्वेश्चन था, 2 नंबर का 1 नंबर का, अब इतना सारा लिख के आ गया, 20 लाइन लिख के आ गया। बेचारे छांट नहीं पा रहे हैं कि इसमें से हम आंसर क्या देंगे।
उनको शर्म आ रही कि छोटा सा क्वेश्चन है, किसी से पूछो तो कोई हंसे ना। अरे कोई नहीं हंसेगा, आप अपने मित्रों से पूछ लो। अभी के क्लास में बहुत सारे बच्चे पास हुए होंगे, उनसे कह दो अरे यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे बता दो भाई, और वो बता देंगे। लॉकडाउन चल रहा है, अभी अनलॉक में कोचिंग नहीं खुला है, तो बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, स्कूल आप जा नहीं रहे हो, तो ये सारी दिक्कतें हैं। बट किसी से फ़ोन करके अगर पूछोगे, मैसेज करके पूछोगे, तो निश्चित रूप से वो बताएगा। तो शर्माओ मत, ये मान करके एक लक्ष्य बना लो कि ये 30 दिन जो मुझे मिला है, इस 30 दिन में मुझे अपना सर्वस्व दे देना है। निश्चित रूप से इसका परिणाम आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। आप पास नहीं होंगे, आप बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे। और ये मेरा वादा है कि अगर आपने अपने आप से ये वादा कर लिया तो आपको फेल होना कभी भी इस लाइफ में नहीं पड़ेगा। आप किसी भी मामले में फेल नहीं होंगे, हमेशा आप आगे बढ़ेंगे और हमेशा अपने आप को साबित करके दिखाएंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं हेल्प के लिए जो 15 डेज़ के पहले आए हैं, एग्ज़ाम शुरू होने के पहले, और उस 15 डेज़ में उनमें ऐसा सकारात्मक प्रभाव आया है कि वो पास भी हुए हैं और अच्छे नंबर तक उनको एक सकारात्मक, एक सम्मानजनक स्कोर प्राप्त कर ले गए। तो 15 डेज़ में अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो अभी तो आपके पास में 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।